क्यों आपके माध्यम से आज हम दिल्ली की जनता तक एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें चलती हैं। एक केंद्र की सरकार है जो कि केंद्र शासित है और एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, लेकिन दोनों की तरफ से, खास तौर से मुस्लिम समाज की तरफ से, दोनों की नजरें हटी हुई हैं। आज आप देखेंगे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन, तमाम ऐसी संस्थाएं जहां से मुसलमानों की बड़ी उम्मीदें हैं, उन पर सब पर या तो कब्जा किया जा रहा है या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे अभी आपके सामने मैं पहला एग्जांपल रखना चाहता हूं। अभी आप देखें 2 दिन की घटना है। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में पूर्व एबीवीपी के सदस्य को वहां जो है उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस तरह से हमारी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से मुस्लिमों को मौका मिलता है, वहां अगर डीन जो है एबीवीपी का हो या आरएसएस का हो तो वो इंस्टीट्यूशन हमारे हाथों से छीन जाएगा। तो ऐसे जो काम हो रहे हैं इसे हमारे समाज को देखना और जानना होगा। इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग जो दिल्ली में खाली है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अगर कोई जाति हो तो वहां से जवाब आता है कि अभी हमारे यहाँ कोई आयुक्त नहीं है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इसी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड, वहां भी चेयरमैन नहीं है और इसमें ना ही दिल्ली सरकार कोई तेजी दिखाना चाहती है और न ही केंद्र सरकार। ऐसे में हम आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज की ये अनदेखी एसडीपीआई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, इसके अलावा अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ने के लिए इसी दिल्ली में कई मस्जिद, कई मदरसे ढहा दिए गए, ये कहकर कि वो सरकारी जमीन पर थे या अनधिकृत थे। और उनमें से कई जगह ऐसी हैं कि उसी जमीन पर मस्जिद थी, उसी जमीन पर मंदिर है, लेकिन मस्जिद वहां शहीद कर दी गई और मंदिर एज इट इज है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये दोहरी चीजें बंद होनी चाहिए। जो भी फैसले हो वो ईमानदाराना होना चाहिए, इसलिए कि पूरे मुल्क की रियाया सब एक है, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा दिल्ली में पुरातत्व की बहुत बड़ी संपत्ति है और उससे हमारे देश को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। बावजूद उसके बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनको पुरातत्व के कब्जे में रखा गया है और पुरातत्व विभाग वहां पर नमाज की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन वहां मस्जिदों को बेहुरमती कराने के लिए, वहां बेहयाई के लिए वहां उनके चौकीदार लोगों को इजाजत देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुरातत्व विभाग में मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और मैंने पर्सनली उनसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट भी की है और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर मस्जिदों में हो रही ये बेहयाई नहीं रोकी गई, मस्जिदों की बेहुरमती नहीं रोकी गई, तो इसके लिए एसडीपीआई दिल्ली जो है आंदोलन शुरू करेगी और इसे हर हालत में रोकने का काम करेगी। इसके लिए हमें आज ये गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो एसडीपीआई के कार्यकर्ता वहां बेहयाई रोकने के लिए खुद चौकीदारी करने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। एसडीपीआई जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पे? कितनी सीटों पे? अभी हमने 10 सीटों का लक्ष्य बनाया है
जहां हमारी मजबूती है हम उन पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब अभी आप लेकिन कह रहे अभी- थे कि दिल्ली में 2 सरकारें चल रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो भाजपा ने यानी कि हमला कराया है। क्या लगता है आपको, क्या ये लोगों के षड्यंत्र हो रहा है, या आप इसमें कोई आवाज़ उठा पाएंगे कि भाई इस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाना? इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमला किसी पर हो वो निंदनीय है, किसी की जान का नुकसान हो वो निंदनीय है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका जो एजेंडा है चुनाव का वो सिर्फ हमला ही है। उनके पास बेरोजगारी पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, देश का युवा परेशान है उनके पास कोई जवाब नहीं है, महंगाई से जनता त्रस्त है, लोग भूखे मर रहे हैं इस पर कोई जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब देखेंगे तो हमला, इसके पहले चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कन्हैया कुमार पे भी हमला किया था, जो बाद में पता चला भारतीय जनता पार्टी का था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये कोई नई चीज नहीं, ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है किसी दूसरे पर हमला। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो लोग अभी बहराइच में, आप देखेंगे बहराइच दंगे की असलियत सामने आई है। मैं दिल्ली की सुरक्षा को उससे जोड़ के देखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की सुरक्षा उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नागरिक समझदार हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर ये गांव देहात के लोग होते तो दिल्ली में भी आग लगवा देते, इन्होंने प्रयास किया था। और आज तक जिन लोगों ने दंगा कराया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर न्यायपालिका में किसी ने इसको नोट किया तो रातों रात हाईकोर्ट के जज को दिल्ली से हटा दिया गया। इससे ज़्यादा आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? अच्छा नाम, इसी बहराइच वाले मामले में अभी नुपुर शर्मा का एक बयान वायरल हुआ है कि वहाँ पे मतलब जिस तरह से भूख फैलाया जा रहा है न्यूज़ के जरिए से, उसने भी खुलकर अपने स्टेज से यही बातें कही हैं कि वहाँ पे नाखून खींचे गए, ये सब चीज़ें हुई हैं, उसको पूरी तरह से मारा गया। तो उसके खिलाफ अपन जो है ना कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? वो माफी मांग चुकी है, नहीं बस वो मुद्दा खत्म नहीं हो गया भाई बहराइच वाला। कि जो भ्रामक चीजें हैं, मैंने पहले बताया इनका एजेंडा है। आप बताइए, जिस चीज को प्रचारित किया जा रहा है, देश का कानून यह है कि आत्मरक्षार्थ हमारे देश में लोगों को लाइसेंस दिया जाता है हथियार खरीदने का, हथियार रखने का। एक व्यक्ति अगर किसी के घर में घुसता है, उसके घर की रेलिंग तोड़ता है, रेलिंग तोड़ते तक वो लोग खामोश हैं, उसके बाद मजहबी झंडे को पैरों तले रौंदता है। ऐसी सूरत में जो लोग नाखून खींचने की बात करते हैं या उसको कैसे मारा गया उसकी बात करते हैं, मैं उनसे और प्रशासन से जानना चाहता हूं कि इतनी देर तक प्रशासन कहां सोया रहा? इतनी देर तक प्रशासन की नींद नहीं खुली कि उस व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि मैं किसी भी मौत पर अफसोस जाहिर करता हूं। मौत किसी की, चूंकि जब भी कोई मौत होती है इंसान मरता है, हिंदू मुसलमान नहीं, वो इंसान मरता है, इसलिए मौत किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मौत, सरकार इसकी जिम्मेदार है। अगर प्रशासन के लोग मुस्तैद होते, कोई व्यक्ति घर में घुसने ना पाता, तो शायद गोपाल मिश्रा की मौत नहीं होती। उसकी जिम्मेदार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन। जैसा कि हम ने आपकी बात सुनी, उसमें पता लगा कि आप 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद भी वो इतना पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, और बीजेपी पीछे के रास्ते से एलजी के हाथ में सारी पावर दे रही है? आपने भी सुना होगा जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं या उसमें जिस तरह से वो अपना हस्तक्षेप कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि 10 सीट में आप, मैं तो चाहूँगा कि आप 10 सीटें पूरी जीतें, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ सीटें जीतने के बाद अपनी बात रख पाएंगे इस तरीके से जैसे आज ये लोग लड़ रहे हैं?
मैंने अभी अपनी बात में आपकी बात का आधा जवाब दिया था कि दिल्ली जो है एक साजिश की शिकार है, जिसमें मैंने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया था कि वक्फ बोर्ड का अभी तक चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की सरकार में जो जाहिरी रस्साकसी है, अंदरूनी तो मैं कह नहीं सकता, अंदरूनी तो मुझे लगता है कि दोनों का एक ही इरादा है। तो ऐसे में सवाल ये नहीं है कि 10 सीट लड़के हम क्या करेंगे। दिल्ली, आप लोगों को शायद याद हो, लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार गिरी थी। दिल्ली 70 सीटों की विधानसभा है, अगर हमारे पास 10 सीट आती है तो हम किंग मेकर रहेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और किंग मेकर रहेंगे तो फिर कोई फैसला बिना हमारी राय के नहीं हो पाएगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हम जरूर रोक पाएंगे। थैंक यू।